दो सूबों में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो आज फैसला सुनाया गया, इसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि इस फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूँगी। देखिए जी, अब से कुछ देर पहले जो इतलात हैं हमारे पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पे आज रात को या कल सुबह मुशावरत शुरू कर देगा या ख़त लिख देगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। और इस पे तो कोई दो राय नहीं है। जो इख्तलाफ हैं जहाँ पर मुख्तलिफ हमारे कोलीग्स या माहिरीन कानून जो हैं वो बात कर रहे हैं, उस पर हम राय दे देते हैं और उनके तकरीबन सबके वैलिड पॉइंट है। लेकिन एक बात पे तो किसी को इख्तलाफ नहीं है कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। इख्तलाफ इस पॉइंट पे था कि क्या इसमें ऐलान कौन करेगा, गवर्नर करेगा या इसको इलेक्शन कमीशन करेगा या सदर करेगा। तीन पार्टीज थी, या हुकूमत करेगी। हुकूमत तो इसमें पार्टी नहीं है, गालिबन हुकूमत इसमें पार्टी इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो जैसे ही असेंबलियां टूटेंगी सूबे की तो वहां से 90 दिन शुरू हो जाते हैं, और अगर मुद्दत पूरी हो जाती है तो 60 दिन पूरे हो जाते हैं। तो वो हुकूमत गालिबन इसमें कोई, लेकिन ज़ाहिर वज़ीर कानून ने बात की है और हुकूमत एक तरह से पार्टी भी है, क्योंकि हुकूमत ये देख रही है कि अगर सूबों में इलेक्शन हो गए और दोनों सूबों में ये जनरल इलेक्शन हो गए यानी 5 साल के लिए, यानी 5 साल के लिए कौमी असेंबली में लोग जीत के आ गए, और ये हुकूमत जो है ये अपनी मुद्दत ये दरमियान में कहीं पता चला मार्च अप्रैल में कोई ये भी हो सकता है कि उनकी इत्तेहादी इधर उधर हो जाए दरमियान में, तो वो एक बड़ी एक अजीब सी ट्रिकी सिचुएशन है। लेकिन मैं उससे पहले जरा इस पे फैसले के ऊपर जो बात चल रही है ना, पहली बात तो ये है कि जो फैसले का स्टार्ट हो रहा है इस पर बहुत बात हो गई, लेकिन मैं इसको तेजी के साथ इसको कोशिश करूंगा कि इसको फैसले का आगाज ही जो है वो 3-2 से हो रहा है। ठीक है ना, कि 3-2 का बेंच था, यानी 5 उसमें जज साहबान थे और फैसला जो है वो 3-2 से हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो अगर हम आगे चलें तो पैरा 14 से स्टार्ट होता है जो इसका ऑपरेटिव पार्ट है, लेकिन इसमें जो उससे पहले बातें कही हैं, जो यानी ऑपरेटिव पार्ट शुरू होने से पहले, इससे पहले जो बातें कही हैं वो मैं वैसे ही बता देता हूँ, हमें दिखाने की जरूरत नहीं। उसमें ये मतलब कि पंजाब और केपी में 90 रोज़ में आम इंतखाबात करवाए जाएं। आइन जो है वो इलेक्शंस का वक्त मुतय्यन करता है, ठीक है, और असेंबली तहलील होने के बाद 90 दिन में इलेक्शंस होना ज़रूरी होते हैं। केपी हुकूमत जो है गवर्नर की मंजूरी पे तहलील हुई। अच्छा, गवर्नर आर्टिकल 112 के तहत जबकि दूसरा वजीर आला की एडवाइस पे असेंबली तहलील की, ऐसे ही हुआ ना जी। और आइन का आर्टिकल 222 कहता है कि इंतखाबात वफाक का मामला है। गवर्नर को आइन के तहत 3 सूरतों में इख्तियारात दिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर गवर्नर असेंबली तहलील करे तो इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी खुद कर सकता है। ठीक है, अगर गवर्नर असेंबली तहलील करे, यानी जैसे केपी में उसने साइन कर दिए थे ना, असेंबली की जो केपी के गवर्नर है उन्होंने साइन कर दिए थे। अगर गवर्नर असेंबली तहलील नहीं करता तो सदर मुमलिकत सेक्शन 57 के तहत असेंबली तहलील करेंगे। सदर को पावर मिल गई और गवर्नर को भी है। लेकिन इसमें जो बात है, इलेक्शन एक्ट गवर्नर और सदर को इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है साथ ही फैसले में कि सदर मुमलिकत को इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार हासिल है। यह बात तय हो गई। इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने की आईनी जिम्मेदारी गवर्नर की है। ठीक, सदर को भी इख्तियार देता है, लेकिन जिम्मेदारी आईनी जिम्मेदारी वो गवर्नर की है। अच्छा, गवर्नर केपी ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना करके आईनी जिम्मेदारी से इनराफ किया है, वो डिविशन की, लेकिन उसको अदालत ने कोई उनको इसके ऊपर कोई सजा या कोई ऐसी चीज नहीं हुई। गवर्नर साहब ने फौरन ही कहा कि मैं तो, ये सबसे ज्यादा जो अच्छी असेंबली तरीके से हुई है ना वो केपी में ही हुई है। उन्होंने भेजा, गवर्नर ने उस पर साइन कर दिए, तो बस डेट का ऐलान नहीं किया उन्होंने, तो वो गवर्नर केपी का तो कोई इशू नहीं है। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे, अब आगे जो ऑपरेटिव ऑर्डर्स हैं उसको हम पढ़ लेते हैं जरा, और वो ये पैराग्राफ 14 जो है तो उसको उसके मोटे पॉइंट्स के हैं। उसकी आम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे प्रेसिडेंट को तारीख तजवीज़ करेगा। ठीक है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद सदर पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। अच्छा, इलेक्शन यानी सदर तारीख का ऐलान कर दें। गवर्नर केपी जो है वो सूबाई असेंबली में तारीख का ऐलान करें। हर सूबे में इंतखाबात आईनी मुद्दत के अंदर होने चाहिए। अच्छा, ये भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन सदर और गवर्नर से मुशावरत का पाबंद है। यानी सदर ने खत लिखे थे, वो नहीं गए थे इलेक्शन कमीशन वाले, लेकिन अब उनको जाना पड़ेगा, वरना कंटेम्प्ट में फारिग हो जाएंगे। अच्छा, 9 अप्रैल को इंतखाबात। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात है
कि अगर 9 अप्रैल को इफ सच अ कोर्स इज नॉट अवेलेबल दैन इलेक्शन कमीशन शैल इन लाइक मैनर प्रपोज अ डेट फॉर होल्डिंग द पोल दैट डेविएट्स टू द बेयरेस्ट मिनिमम फ्रॉम द एफर्ट सेट। अच्छा, यानी अगर 90 दिन में मुमकिन ना हो, यानी 9 अप्रैल को, तो मुशावरत के बाद इसमें कोई करीब तरीन तारीख दी जा सकती है। ठीक है। अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि तमाम वफाकी और सूबाई अदारे इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मावनत करेंगे और वफाक जो है वो इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए तमाम तर सहूलियात दे। अच्छा, अक्सरियत ने यानी जो दरख्वास्त गुजार थे उनको रिलीफ दे दी है। और इख्तलाफी नोट्स के हैं। अच्छा, जो इख्तलाफी नोट्स हैं वो उसमें दो तो वो हैं जो इस बेंच में थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, और उन दोनों ने ये कहा कि अज खुद नोटिस लेने की कोई वजह वो सुमोटो के ऊपर ही है। दोनों की बात के सुमोटो जल्दबाजी में लिया है, वजह नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट को इसका इख्तियार नहीं था, मामला चूंकि मतलब इख्तियार तो था लेकिन ये जल्दबाजी में लिया गया। अच्छा, और इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था इख्तियार, मोटी मोटी बात। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मामला हाई कोर्ट में था तो सुप्रीम कोर्ट को नोटिस नहीं लेना चाहिए था। अच्छा, लेकिन उसके बाद जो आखिर में जो वो जाते हैं तो वो जो लास्ट पैरा है इसका, वो कहते हैं उसमें कि हाउएवर कंसीडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द मैटर वी एक्सपेक्ट दैट द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट शैल डिसाइड द मैटर्स पेंडिंग बिफोर देम विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम टुडे। अच्छा, यानी वो ये भी कह रहे हैं क्योंकि हाई कोर्ट्स ने इस मामले को लंबा टाला हुआ है, तो वो ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में चूंकि जेर समाअत था लेकिन इस वजह से नहीं करना चाहिए था सुमोटो, लेकिन हाई कोर्ट 3 दिनों के अंदर अंदर फैसला करे, ये उनको वी एक्सपेक्ट। अब वी एक्सपेक्ट को मुझे नहीं पता कि डायरेक्शन ऑर्डर है या क्या बारह, लेकिन बारह उन्होंने कहा कि आज से लेके हम तवक्को करते हैं कि 3 दिन तक। अच्छा, और फिर उसके बाद लास्ट में उन्होंने लिखा कि वी देयरफॉर एग्री with the orders dated 23/2/2023 passed by our learned brothers Yahya Afridi and Athar Minallah साहब कि इसको सुमोटो नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें जो यहिया अफरीदी साहब थे ये ज़हन में रखें कि यहिया अफरीदी साहब ने लिखा था इसमें कि बल्कि दोनों जज साहिबान जो हैं उन्होंने अपने आप को बेंच से अलग नहीं किया था, बल्कि एक जो अथर मिनल्लाह साहब ने कहा था कि 3 सवाल ऐसे हैं जिसके बारे में कहा गया था कि वो शामिल होंगे लेकिन शामिल नहीं है तो मैं अलग हो रहा हूँ। यहिया अफरीदी साहब ने ये कहा था कि जो है वो मैं अपने आप को चीफ जस्टिस जैसा फैसला करेंगे मैं उस तरह से करूँगा, लेकिन वो जो है वो उसके बाद वो बेंच का हिस्सा नहीं रहे। तो ये हुकूमत ही कह रही है कि ये 4-3, लेकिन जो कोर्ट है और इलेक्शन कमीशन इसको एज अ ऑर्डर ले रहा है कि इसको 3-2 के तौर पर ले रहा है। अच्छा, ये तो हो गया इसमें इशू। अब फिर वो उस बात पे आ जाएं कि बहुत अच्छा होता, कुछ बहुत अच्छे मामलात होते तो वो बहुत किसी किस्म का उबाम ना होता। पहली बात तो ये हुकूमतें कहती हैं हम रिव्यू में नहीं जा रहे। अच्छा, अब इसमें रिव्यू में नहीं जा रहे, दूसरी बात जो है वो इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि हम भी रिव्यू में नहीं जा रहे, तो हम भी खत लेकर आए। बहुत अच्छा होता ताकि कोई इसमें कोई किसी किस्म की कोई यानी सब लोग इस पे राजी हो जाते, वो ये कि ये फुल कोर्ट बनता। और लेकिन इस्तेहकाक जो है वो चीफ जस्टिस का है जी। अब ये कानून ठीक नहीं है, कानून में तब्दीली होनी चाहिए, क्या होना चाहिए ये आगे की बात है। लेकिन इस जैसे मैंने आपसे कहा था ना, जब ये आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट की बात चल रही थी या असेंबली तोड़ने की बात भी चल रही थी, उसमें भी मुशावरत की जरूरत नहीं है। ये शहबाज शरीफ इस कौमी असेंबली तोड़ सकते हैं। अब ये जो बात है ना कि बाहर से किसी ने कहा, जैसे एक पॉइंट उठाया था अथर मिनल्लाह साहब ने कि ये देखा जाए कि किसी बाहर से तो दबाव नहीं डाला असेंबली तोड़ने के लिए। ये सवाल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इसको आप अदालत में नहीं बात कर सकते जाके। अदालत में ये कहना, मिसाल के तौर पे 10 लोगों से मुशावरत की होगी शहबाज शरीफ साहब ने, या करते होंगे, इत्तेहादी हुकूमत है, या यूसुफ गिलानी साहब आपके ख्याल से सदर से उस वक्त जरदारी साहब से मुशावरत नहीं कर सकते। मुशावरत क्या कोई मतलब चूं चां भी कर सकते थे, चूं चां भी नहीं कर सकते थे। बात ये सारी कि क्या शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब के बगैर कुछ है? नहीं है। देखिए, उनके फैसले के बगैर वो आप उनको नाहल कर दें, आप उनको बाहर निकाल दें, जो मर्जी, नवाज शरीफ की बात चलेगी। इशू ये सारा कि ये एक सिस्टम है जो इस वक्त चल रहा है और जिसको आप माने ना माने वो वैसे ही जो है वो चल रहा है बस। अब इसमें इशू ये है, देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब तो वजीर नहीं है ना,
लेकिन उनकी अगर वुज़रा बैठे हैं तो उनसे डायरेक्शन लेते हैं ना, फैसला तो वही करेंगे ना, फजलुर रहमान साहब ही करेंगे। तो अब अगर अदालत बुला लेती है इस पे कि जी बताइए परवेज इलाही साहब, आपने खुद तोड़ा या आपने हुक्म आना है इमरान खान का या किसी और का, तो वो क्या कहेंगे मुझे बताएं, परवेज इलाही साहब क्या कहेंगे? या पूछ लिया जाए शहबाज शरीफ साहब से कि ये जो आपने फैसला किया है तो ये आपने अपनी काबीना से मशवरा करके किया था या आपने लंदन को, तो इसकी कोई वजाहत नहीं हो सकती। हालांकि पता हर एक को है, लेकिन वजाहत तो होता है मेरा फैसला है, मैंने जी बतौर, ये एक इसमें एक इशू है जो कि एक बहस का सबब है। लेकिन अच्छा होता कि फुल कोड बनता, अच्छा होता कि उस फुल कोड में डाइसेंटिंग नोट्स आ जाते। यानी देखें, फैसला जो है ना, फैसला हमेशा जो है वो इस तरह होता है कि कुछ जज साहिबान जो हैं वो बेंच में मौजूद हैं, हाँ उन्होंने फैसले में डाइसेंटिंग इख्तलाफी नोट डले जैसे इसमें डले हुए हैं ना, लेकिन हतमी तौर पे फैसला वही जो अक्सरियत का होता है, लेकिन डाइसेंटिंग नोट्स होते हैं हमेशा। अब वो 3-2 हो, 5-1 हो, 5 लेकिन डाइसेंटिंग नोट्स हैं। अच्छा होता कि ये फुल कोड बन जाता, और अच्छा होता कि ये मामलात अदालत आगे जाके कहीं अपनी इस्लाहात करे खुद, या पार्लियामेंट करे, या जो भी करे, कि जो सवाल उठाया था, बल्कि सवाल क्या उठाया था, बड़ा ही हैरान कुन वाकया हुआ ये जो जस्टिस फाइज ईसा साहब के साथ मामला हुआ। मतलब जस्टिस फाइज ईसा का मुझे तो असल, अब हम क्या कह सकते हैं इसके ऊपर, जस्टिस फाइज ईसा साहब जो हैं वो कुछ केसेस की तैयारी कर रहे हैं कि सुबह मेरे केसेस हैं, सुबह वो गए हैं तो पता चला रोज, ये कुछ अजीब सा मामला है। देखें ना, कुछ वो गए तो केसेस, उनके केसेस ही बदले हुए हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि यार आज कोई एक केस, मतलब जैद बकर का केस सुनना है उन्होंने, तो वहां पहुंचे हैं तो करीम जमील का केस लगा हुआ है। तो वो जो केसेस हैं कि कैसे लगते हैं, अब हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसमें या तो अदालत करेगी या इसमें पार्लियामेंट करेगी कि, लेकिन करेंगे अब जो कानून है, यानी अब वो कहते हैं ना कि क्यों है, इसलिए है, ये इससे पहले भी था, उससे पहले भी था, उससे पहले भी था, ये तो चलता आ रहा है ना सुमोटो, जब से, मुझे नहीं पता कब से ये है, लेकिन वो है पावर चीफ जस्टिस के पास। तो पावर के ऊपर अगर इतराज है किसी को, तो अदालती इस्लाहात की जाए, अदालतें खुद बैठें, जज साहिबान खुद बैठें, वो बार काउंसिल्स जो बाकी हैं वो करें,